आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। बहुत अच्छी वीडियो है। पूर्व के वीडियो में मैंने भारतीय राजनीति में आने की अपनी इच्छा जताई थी, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके पूछा, हम तुम्हें ही क्यों वोट दें, तुमसे हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। राजनीति में जनता भगवान होती है और जो प्रतिनिधि होता है वो सेवक होता है, या यूँ कहे तो भक्त होता है। तो ऐसी कौन सी योजना है, ऐसा या कौन सा विचार है जिससे हम प्रभावित होकर के तुमको वोट दें, तुम कुछ मुझे ऐसा बताओ। तो मुझे ऐसा लगा एक एक व्यक्ति को बताने से अच्छा है डिजिटल युग में डिजिटल माध्यम से अपनी बातों को संप्रेषित किया जाए। तो मैंने सोचा सबसे पहली योजना मैं उस योजना से शुरुआत करता हूं जिसके लिए लगभग सभी लोग पात्र हैं। सरकार की योजना है। कोई भी जो जनता का सेवक होता है या कोई राजनीति में जो राजनेता होता है, उसका काम है सरकार की योजनाओं को सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचा देना। कोई अपना एक्स्ट्रा नहीं करता है और अच्छा और सफल राजनेता वही होता है जो कि सरकार की सारी योजनाओं को समाज के सबसे अंतिम पायदान तक पहुंचा देता है। तो सबसे पहले उसे योजनाओं की जानकारी होना चाहिए, योजना कैसे क्रियान्वित होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति योजना को क्रियान्वित करने में कहीं बाधा पहुंचाता है तो उसका निराकरण कैसे होगा। अगर किसी राजनेताओं को ये तीन बातें अच्छी तरीके से आती है तो वो एक सफल राजनेता हो सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। ऐसे सफल राजनेता होने के लिए समान जाति का होना आवश्यक है। तो मैं चाहूंगा लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके मुझे वोट करें। तो चलो आते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो उस समय मैं देखूंगा क्या है, ये उसकी पहले की शुरुआत है। सबसे पहले हम रोजगार पर आते हैं। अगर आप भारतीय राजनीति को देखते हैं तो हर लोग आज क्या करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो हम अगर कोई भी रोजगार करने जाएंगे तो हमको क्या चाहिए, रोजगार के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ होता है, पैसा होता है बैंक में। तो ये सवाल है कि ये पैसा हमें मिलेगा कैसे, और अगर नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो हमारे पास जो हमने उदाहरण लिया है द पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को उदाहरण के तौर पर लिया है। क्यों लिया है द पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को? क्योंकि ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक के जो सदस्य होते हैं वो किसान होते हैं। गाय भैंस जो होता है किसानों के पास होता है। तो कोऑपरेटिव बैंक के वो सारे के सारे पैक्स के सदस्य भी होते हैं। तो इस कारण से हमने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव किया। आप किसी भी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। गाय भैंस है। जरा आप गौर कीजिए, यहां मैंने किसी व्यक्ति का फोटो नहीं रखा है, मैंने एक रोबोट का फोटो रखा है। क्यों मैंने एक रोबोट का फोटो रखा है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, मानव का जगह ह्यूमनॉइड रोबोट लेने लगा है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब हुआ ऐसा रोबोट जो ह्यूमन की तरह काम करता हो। तो दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है हमारी, हमें ज्यादा कागज की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल आधार कार्ड चाहिए, 2 गाय चाहिए और हमको लोन मिलेगा 1,60,000 तक। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे कैसे है। यह जो योजना है, यह योजना हर एक साल पर एक्सटेंड होती है। 1 मई से संभावना है फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, कि पिछले 3-4 साल से लगातार ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। भारत सरकार की योजना है जिसे राज्य स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गुड। जब हम किसी बैंक का चुनाव करेंगे तो हमको उसका हेड ऑफिस पता होना चाहिए। ये है हमारा हेड ऑफिस और ये है हमारा ब्रांच रुपोली। मैं रुपोली ग्राम का वासी हूं, इसलिए मैंने रुपोली ब्रांच का फोटो लगा है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम आवेदन कहाँ करें, उसका हेड ऑफिस क्या है और उसकी वेबसाइट क्या है। ये है उसकी वेबसाइट और ये है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहला बात है, अगर हमें नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमने आवेदन कहाँ किया, ये सभी चीज़ों की हमको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पर एक सेंट्रल बैंक है, अगर आप सेंट्रल बैंक में आवेदन करते हैं तो आप उसके वेबसाइट को भी देखिए, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखिए, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, अभी गया में है, अभी पूर्णिया में भी उसका जनरल ऑफिस है। और ये सारा चीज़ को हम देखेंगे, ये हमें जानकारी होनी चाहिए हमेशा। तो ये जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, देखिए ये जो योजना है सरकार की, ये क्रियान्वित कैसे होती है। ये है हमारा किसान। लोन किसको लेना है, इस किसान को लेना है। किसके लिए लेना है, पशु के लिए लेना है। किस चीज के लिए लेना है, तो चारा के लिए लेना है। कंफर्म है।
यह क्या करता है, अपने आवेदन को देता है जिला पशुपालन कार्यालय में जाकर के। ध्यान रहे, कोई भी आवेदन जो है बैंक में डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। यहां पर देने के लिए या तो ब्लॉक का जो टीवीओ होता है इसको हम देते हैं, जो डॉक्टर होते हैं ब्लॉक में, वो फिर क्या करते हैं, जिला पशुपालन कार्यालय में आवेदन देते हैं। यहां से आवेदन फिर जाता है एलडीएम ऑफिस। यह जो ऑफिस होता है सरकार की जितनी, ये बैंक का ऑफिस होता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का करके ऑफिस होता है। ये क्या करता है, भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी है या लोन से संबंधित है उसको ये जिले में क्रियान्वित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है। तो ये एलडीएम ऑफिस क्या करता है, इन सभी आवेदन को बैंक का हेड ऑफिस में भेज देता है। जैसे पूर्णिया में तो द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भेज देगा, या वहां का जो सबसे बड़ा ऑफिस होता है उस ऑफिस में भेज देता है, और फिर वहां से ब्रांच चला जाता है। फिर ये ब्रांच क्या करता है, इस किसान को कांटेक्ट करता है और लोन की प्रक्रिया को करता है। इन सबसे अलग हमने लिखा है डीएफएस, एसएलबीसी, डीएलसीसी, बीएलबीसी। ये सब क्या है, इसके बाबूजी हैं या कहे तो चाचा जी हैं। ये सबसे बड़ी संस्था है जो इन चीजों को मॉनिटर करती है। ये राज्य स्तर पर की संस्था है, ये जिला स्तर पर की संस्था है, और ये ब्लॉक स्तर पर की संस्था है। ये सारा चीज इन चीजों को मॉनिटरिंग करती है। पता चल गया कैसे कैसे करके होता है। आगे बढ़ते हैं, मैं वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाए। अब आते हैं आवेदन कैसे करें और आवश्यक कागजात। आवेदन पत्र होता है, जब आप जिला पशुपालन कार्यालय जाएंगे तो 2-3 पन्नों का ही होता है, वो आपको देगा। आपके पास दुधारू पशु का फोटो होना चाहिए। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो दुधारू पशु का फोटो हो वो यूएआईडी टैग के साथ हो, और टैग जो है आपके नाम पर हो। ये क्या है, यूनिक एनिमल आइडेंटिफिकेशन है जो सरकारी डॉक्यूमेंट या वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग आपको वो जो पशु का जो आधार है वो आपको दे देंगे और वेबसाइट पे दर्ज नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका आवेदन रद्द हो जाता है। बहुत आसान प्रक्रिया है। कम से कम आपके पास 1 कट्ठा जमीन होनी चाहिए पशु सीट के लिए। ध्यान रहे, यह जमीन आवश्यक नहीं है। जो भी सरकार के कागजात हैं उसमें आवश्यक रूप से लिख दिया गया है जमीन की कागजात नहीं है, लेकिन चूंकि आप पशु के को लोन मिल रहा है, चारा के लिए चाहिए, तो आपके पास 1 कट्ठा जमीन हो। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके नाम से हो, बाप दादा के भी नाम से, और आपका कट्ठा 1 कट्ठा हो रहा है तो ये है। अब सरकारी जमीन पर तो आप पशु नहीं बांधेंगे ना, तो ये चीज होना आवश्यक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। फिर भी हम लगा देते हैं बैंक के पासबुक की छाया प्रति हो, आधार कार्ड और पैन कार्ड हो, बस इतना ही आवश्यक है। ना हमको जमीन का कागजात चाहिए, ना हमको कोई इनकम टैक्स का रिटर्न चाहिए, कोई चीज हमको नहीं चाहिए, सिर्फ इतना काम से ही हमारा काम हो जाता है। और ध्यान रहे, यह जो होता है ये हर शुक्रवार को कैंप लगता है और 15 दिन के अंदर इसका निष्पादन होता है। वहां जाएंगे, आवेदन कर देंगे। आवेदन करने के लिए जो पशुपालन नोडल पदाधिकारी कार्य जो है कुछ अधिकारियों की भर्ती करते हैं, वो आपका आवेदन पत्र भी भर दिया करते हैं, तो वो लोग भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, काम हमारा खत्म हो गया। अब सवाल है कि आपने जो 1,60,000 के लिए आवेदन करेंगे, या 2 लाख के लिए करेंगे, या 3 लाख के लिए करेंगे, तो ये होता कैसे है, इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है, जब आपको जानकारी होगी ना तो सामने वाला आपको हमेशा इज्जत करेगा। ज्ञानम परम बलम, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। और ये ताकत आपकी कब बढ़ती है, जब अपने आप ज्ञान को दूसरों को बताते हैं। जैसे मैं ज्ञान अर्जित करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर ये ताकत बढ़ेगी कैसे, जब मैं अपने ज्ञान को दूसरे को बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। एसएलबीसी के द्वारा कितना मिलेगा, ये एक गाइडलाइन दिया जाता है बैंकों को, जनता के बीच भी रहता है, सब जगह ये उपलब्ध रहता है, जिसके आधार पर तय होता है। तो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो 52,620 क्या है, 3 महीने के लिए। तो साल में 4 तिमाही आता है, तो टोटल होता है 2,10,480। इस तरह से पूरा कैलकुलेट करके 5 लाख के लिए बनता है 4 लाख रुपया 2 गाय के लिए। लेकिन हम 1,60,000 ही इसलिए मांगते हैं क्योंकि 1,60,000 के बाद अगर हम रकम मांगेंगे तो हमको जमीन को मोर्गेज करना पड़ेगा, कोई न कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो हम 1,60,000 ही मांगेंगे। सॉरी, यहाँ 2 लाख लिखा हुआ है, इसको हम लोग 1,60,000 कर देते हैं। तो हम कितना मांगेंगे, केवल 1,60,000 ही मांगेंगे। बहुत आसान प्रक्रिया है, हमको लोन मिल जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ पदाधिकारी क्या होते हैं बैंक के, अब हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, उसकी संख्या बहुत कम है, नगण्य है। बैंक में देखो, एक बात मैं स्पष्ट शब्द में कर देना चाहता हूं, बैंक में भ्रष्टाचार 0% है।
बैंक में ऑलमोस्ट भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक की जो मैकेनिज्म है कंप्लेन को हैंडल करने की, ये काफी तगड़ी है। अगर आप किसी बैंकर्स का शिकायत कर देते हैं उसके ऊपर के पदाधिकारियों के पास, तो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो बैंक में कोई काम लंबित नहीं रहता है। अब पता नहीं कोऑपरेटिव बैंक का क्या सीन है, परंतु मैं बता देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, यहां से लेकर के वहां तक। 15 दिन के अंदर आपकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपकी अगर एलिजिबिलिटी होगी लोन की, तो बैंक वाले आसानी से लोन दे देते हैं, क्योंकि बैंक का काम ही है लोन देना। तो ज्यादातर लोगों को लोन मिल ही जाता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम हैं ही। आप शाखा प्रबंधक अगर आपको लोन नहीं देता है, शाखा प्रबंधक से लिखवाइए और मुझे भेजिए। रुपौली के अगर ग्रामीण है तो आप भेजिए, फिर मैं आपको ड्राफ्टिंग करके देता हूँ। फिर उसकी बखिया आप उधेर दीजिए, फिर वो बेइज्जत होकर के आपको लोन देगा ही देगा। तो एक ही चीज शर्त पर आपको लोन नहीं मिल सकती, जब आपका सिविल खराब हो। बाकी इस लोन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो लेके हम बहुत जल्द आते हैं।